आपने कहावत तो सुनी होगी कि नीम हकीम कतरा जान। कराची में ये कहावत सच साबित। मरीज सिटी चमन कॉलोनी में अताई के मुबैना गलत इंजेक्शन से 15 साल नुसरत जाँ बहक हो गई। मुकदमे में नामजद अताई डॉक्टर रशीद, बेटी और दामाद समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक रशीद और स्टाफ से तफ्तीश जारी है। असनाद को भी चेक किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा बताइएगा। बिल्कुल महानूर, देखें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर मलिर सिटी में जो है वो गुज़िश्ता रोज ऐसा वाक़या पेश आया था जहाँ चमन कॉलोनी में गलत इंजेक्शन लगाने से 17 साल जो नुसरत है वो जाँ बहक हो गई थी। अब पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमे में नामजद जो डॉक्टर रशीद और उसके दामाद और बेटी जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर रशीद का दामाद अमजद और उसकी बेटी जो है वो क्लिनिक स्टाफ की हैसियत से काम करते थे, जबकि पुलिस ने जो है वो अब स्टाफ से भी तफ्तीश जारी है और इसनाद को भी पुलिस का बताना है कि चेक किया जाएगा। जहाँ बहक लड़की के वालिद वाहिद बख्श की मदय्यत में जो है वो मुकदमा मरीज सिटी थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल बिस्सबब और गफलत और लापरवाही की दिफात शामिल की गई है। मुकदमे में डॉक्टर रशीद, इसका दामाद और अमजद और उसकी बेटी को नामजद किया गया है। मुद्दई मुकदमा के बयान के मुताबिक उसका बताना है कि मैं बेटी को नुसरत की तबीयत खराब हुई तो वो अपनी वालिदा के साथ रशीद की क्लिनिक पर गई। मुझे जब उसके बाद इतला मिली कि नुसरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने क्लिनिक में जाकर देखा है कि बेटी के मुंह से जो है वो झाग निकल रहा था। जब डॉक्टर रशीद को लेने के लिए पर्ची दी तो इस वक्त डॉक्टर का दामाद और उसकी बेटी भी क्लिनिक में मौजूद थे और जैसे ही मेडिकल स्टोर पर दवा लेने देखा तो उसकी बेटी जो है वो फौत हो गई थी। अब पुलिस ने मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, उनसे मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का ये बताना है कि इनकी इसनाद भी आया चेक की जाएंगी कि ये कैसा है और मजीद जो है वो दीगर जो मेडिकल जब रिपोर्ट कंफर्मेशन हो जाएगी उसमें मजीद भी कंफर्मेशन हो जाएगी। जी मजीद भी कंफर्मेशन हो जाएगी। उसामा मलिक, हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे अताइयों के खिलाफ किया जाता है, एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कोई कमी नहीं आती। फिर भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो वाक़यात है वरूनुमा होते हैं। देखिए, शहर कायद में एक बहुत बड़ा जो सबब है वो बेहतरीन इलाज ना मैसर होना है। मुख्तलिफ जो छोटे छोटे इलाके होते हैं उनमें जो अताई डॉक्टर हैं वो अपने क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं और जिसके बायस जो लोग होते हैं जो एजुकेटेड पर्सन नहीं होते वो दूर जाने के सबब, दूर हॉस्पिटल जाने के सबब ये छोटे छोटे क्लिनिक्स में ले जाते हैं, जिसके बायस ये हादसा पेश आते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मलिर का एक चमन कॉलोनी एक गुरबत ज़दा इलाका है जहाँ पर गरीब जो है वो खत्ता गुरबत से नीचे लोग रहते हैं और छोटे छोटे क्लिनिक ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारे क्लिनिक कायम भी हैं। हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये दोबारा जो ऐसे लोग होते हैं वो आकर बैठ जाते हैं और इनकी ज्यादातर की जब चेक किया जाता है तो इनकी असनाद भी जो है वो जाली निकलती हैं, जिनमें से जो थोड़े बहुत कंपाउंड्री का काम वगैरह सीखा या मेडिकल स्टोर्स वगैरह पर बैठ कर ये चीजें सीख जाते हैं और उसके बाद अपना क्लिनिक खोलकर लोगों की जिंदगियों से जो है वो खेलना शुरू हो जाते हैं। लोगों की जिंदगियों से खेलना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा, आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, अगर आप भी अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं तो खुदारा इन अताइयों से बचाएं, वरना आपका कोई प्यारा भी इसकी भेंट चढ़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं शाहराह नूरजहां पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार डाकू मतलूब मोटरसाइकिल लिफ्टर निकले। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम में से एक के ATM डकैती में भी मुलव्विस निकला। ATM में घुसकर आवाम को जदुकोब का निशाना बनाता और कैश निकलवा कर छीन लेता था। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम शाहराह नूरजहां थाने में मौजूद हैं और इंतहाई मतलूब मोटरसाइकिल लिफ्टर ATM के अंदर घुस के डकैती करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। किस तरीके से ये वारदातें करते थे, इन्हीं से बात करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? इम्तियाज़। क्या करते थे? ATM से वारदातें करते थे। कब से करते आ रहे हो? 2020 से। तरीका वारदात क्या था? बंदे को धक्का देते थे अंदर और अंदर जाके उसको थप्पड़े मारते थे। 20,000 भी मिल जाते थे। कितने लोग होते थे इस डकैती के दौरान ATM? हम 3 होते थे। कौन कौन? रब नवाज और काशिफ। कौन अंदर घुसता था? काशिफ अंदर घुसता था। बाहर कौन होता था? मैं होता था। बाहर क्या करते थे तुम? मैं बाहर खड़ा रहता था बाइक पे। रब नवाज और वो जाता था, काशिफ जाता था। कौन कौन से इलाकों में किए? वाटर पंप पे किए। कितनी बार पकड़ा गया उस केस में? मैं उसमें 3 दफ़ा पकड़ा गया हूँ और उन केसों में बरी हो गया हूँ। कितने साल जेल गए हो? मैं 4 साल गया हूँ। उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद फिर मैं ड्राइवरी करता रहा हूँ। कहाँ पर? ये गुरसाने जोर में। रहते कहाँ? ये अपना अल्लाह वाली पे। किसकी गाड़ी चलाते हो? असद बुरे 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं। कौन है? सिंधी हैं। कहाँ के? लाड़काने के। उनको पता है तुम ये सब करते हो? नहीं, उनको पता नहीं है। उसके अलावा तुम जो है वो कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? रहीम यार खान से। अच्छा जी। रहीम के खान में की है कोई ऐसी वारदात? नहीं नहीं नहीं। कराची में की? जी। मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल लिफ्टिंग कौन करता था? हाँ मैं करता था ये। और ये भाई तुम्हारा नाम क्या है? सद्दाम नाम। हाँ? सद्दाम नाम। क्या करते थे? मैडम कभी कुछ नहीं करता था। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातें कितनी की हैं? 3 मैडम। कब से की हैं? ये मैडम अभी की है मैडम। किसके साथ मिलकर करते थे? जी। कहाँ बेचते थे? ये देता था मैडम कहाँ? बिशनी को मलीर में। कितना हिस्सा आता था? 5 से 7 हज़ार रुपये। तुम भाई पुराने कितने केसेस थे तुम पर? 9 है। क्या करते थे? पहले बाइक चोरी में बंद हुआ था, उसके बाद अभी रक्षा कहाँ पर तुम जो है वो बाइक चोरी करते थे? यहीं पे कराची बेचते में। कहाँ थे? बेचता मैं नहीं था, वो दूसरा लड़का था। रहते कहाँ हो तुम? मंगो पीर पे। तुम कहाँ रहते हो? बल्दिया में। बल्दिया में रहते हो? कितनी बार गिरफ्तार हुए उससे पहले? मैडम 1-2 बार। एक दफ़ा कौन से थाने से? मैडम एक मंगो पीरा ऐसे लेके गए थे, पैसे मांगे थे। तो भाई तुम कितनी बार गिरफ्तार हो? मैं 3 दफ़ा। तुम? मैं भी 3 दफ़ा ही हुआ, वो भी 2020 में। उसके बाद मैंने जी बिल्कुल, ये वो मुलजिम है जो कि एटीएम में घुसकर जो है वो डकैती की वारदातें करता था, लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाता था, और ये 4 साल जेल से होकर आने के बाद भी नहीं सुधरा। फिर मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातें शुरू की। दर्जनों मोटरसाइकिलें लिफ्ट की इन्होंने, गलियों से, रोडों से लोगों को महरूम किया, और फिर ये बेचा भी ले जाकर, और फिर 5-6 हज़ार रुपये जो हिस्से में आता था वो रखते थे। पुलिस ने जो है वो पुलिस मुकाबले के दौरान इन 2 को गिरफ्तार किया है, और मजीद इंटेरोगेशन इनसे जो है वो शुरू कर दी गई है। जी। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ा कैनाल्स की तामीर के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला। 3 अप्रैल को नुदेड़ो हाउस में पीपल्स पार्टी का अहम इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 4 अप्रैल को अहम ऐलान मुतवक्के। बिलावल भुट्टो सिंध में कैनाल्स के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। बिलावल भुट्टो वर्कर्स इजलासों से खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला, अहम फैसला होने जा रहा है। आपको ये बताएं कि अहम ऐलान मुतवक्के है 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो की जानिब से। आजिज़ हमारी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आजिज़, क्या ऐलान हो सकता है, कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, ये जो दरियाए सिंध पे मुतनाज़ा कैनालों की तामीर का मसला है, इस पर ज़ाहिर है कि सिंध भर में एहतजाज हो रहा है, और पीपल्स पार्टी खुद भी अब एहतजाज करने पे आ गई है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध भर में इसी मसले पे एहतजाज कर रही है। मेरी यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से बात हुई है, जिनके बतौर के पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 अप्रैल को नुदेड़ो हाउस में पार्टी रहनुमाओं का एक अहम इजलास तलब किया है। चूँकि 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पर जलसा आम हो रहा है, तो उसी जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करते हुए अहम ऐलान कर सकते हैं। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक ये ऐलान ये होगा कि बिलावल भुट्टो सूबा सिंध में मुहिम चलाना चाह रहे हैं दरियाए सिंध पे कैनालों की तामीर के खिलाफ, जिसमें वो खुद कारकुनों से भी मिलेंगे, कारकुनों से खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का दावा है कि शायद सूबे भर में वर्कर्स इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। इन वर्कर्स इजलास से पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। निसार अहमद खोड़ो का कहना है कि हम कल भी एहतजाज कर रहे हैं, और ये दुरुस्त बात है कि पीपी चेयरमैन खुद वर्कर्स से मिलना चाहते हैं और इस मसले पर एतमाद में लेना चाहते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहरियों की सहूलत के लिए सिटी वार्डन्स को मुतहरिक करने का फैसला। मेयर कराची की खुसूसी हिदायत पर रमज़ान के आखिरी अशरे से ईद तक 600 से ज़ायद सिटी वार्डन सड़कों पर तैनात होंगे। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से, जो डिप्टी चीफ सिटी वार्डन्स के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आखिरी अशरे में रमज़ानुल मुबारक के आवाम को बाज़ारों में, मसाजिद के बाहर और अहम शाहराहों पर रिलीफ फराम करने के लिए सिटी वार्डन्स को खुसूसी हिदायत जारी की है। बताया जा रहा है डिप्टी चीफ सिटी वार्डन की जानिब से कि 600 से ज़ायद एहलकार जो है वो आखिरी अशरे में ईद के पहले रोज़ तक तैनात रहेंगे, जो आवाम को ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने में किरदार अदा करते रहेंगे। डिप्टी चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सब बताइएगा क्या प्लान है आखिरी अशरे का? जी एहसन साहब, मेयर साहब की खुसूसी हिदायत पर इस मरतबा आखिरी अशरे में सिटी वार्डन की तादाद मार्केटों में और मसाजिद के बाहर डबल कर दी जाएगी। इंशाल्लाह 600 से ज़ायद सिटी वार्डन जो है मार्केटों और मसाजिद के बाहर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, क्योंकि ये आखिरी अशरा पब्लिक के लिए ज़्यादातर मार्केटों में गुजरता है और इसकी वजह से ट्रैफिक बेहंगम तरीके से जाम हो जाता है। उसकी रवानी को बरकरार रखने के लिए इंशाल्लाह सिटी वार्डन शहरियों को रिलीफ में भरपूर किरदार अदा करेगा। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा, मुख्तलिफ जगह पे हमने देखा है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कैंप भी लगाए गए इफ्तार के, तो वो उसका एहतमाम सिटी वार्डन की जानिब से किया जा रहा है? ये मेयर साहब की जानिब से ये कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पे जो है तकरीबन 20 से ज़ायद
मकामात पे ये अफ्तारी के कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे मेयर साहब की जानिब से जो लोग अफ्तार से पहले अपने घरों को ना पहुँच पाते हो उनके लिए रोज़ाना अफ्तार मुहैया की जाती है। आखिरी अशरे में तमाम एहतमाम किया गया आवाम की सहूलत के लिए, ताकि मार्केटों में बाज़ारों में अहम गुजरगाहें जो हैं जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रहती है वहाँ पे बहाल रखने के लिए और मसाजिद दरगाहों के बाहर जो है वो सिटी वार्डन की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जी, अब आपको बताएं, प्रैक्टिकल इम्तिहानात देने के लिए आए तलबा को शदीद मुश्किलात। स्कूल औकातकार में लोड शेयरिंग। प्रैक्टिकल इम्तिहानात देने आए तलबा सर पकड़ कर बैठ गए। गवर्नमेंट स्कूल कासिमाबाद में इम्तिहान लैब के बजाय क्लासरूम में होने लगा। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया गया था, इम्तिहानी सेंटर है तो जनरेटर भी लगाए जाते हैं। देखिए, मुतबादिल इंतज़ाम जब होगा जब स्कूल के पास अपने वसाइल होंगे, और वसाइल नहीं है, इसी वजह से जो है स्कूल की हालत है। स्कूल औकातकार में लोड शेडिंग, प्रैक्टिकल इम्तिहानात देना संगत ये मुश्किल बन चुका है। गवर्नमेंट नॉन सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 सिंधी हो कासिमाबाद में प्रैक्टिकल इम्तिहान लैब के बजाय क्लासरूम में होने लगा है, जबकि असातिज़ा के मुताबिक लैब में अंधेरे के बाद प्रैक्टिकल इम्तिहान क्लासरूम में मुनक़िद हुआ। स्कूल टाइमिंग में लोड शेडिंग होती है, प्रैक्टिकल इम्तिहान बहुत मुश्किल से मुनक़िद करवा रहे हैं। असातिज़ा की शिकवा है, जबकि गर्मी और रोज की हालत में तलबा प्रैक्टिकल इम्तिहान क्लास रूम में देने पर मजबूर है। अब पसीना और गर्मी से तलबा का हाल बेहाल हो गया। तलबा की लोड शेडिंग ना करने की अपील जो है तालिब इल्म की है, जबकि उसूली तौर पर प्रैक्टिकल इम्तिहान प्रैक्टिकल लैब में मुनक़िद होना लाज़मी होता है। क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल इम्तिहान मुनक़िद नहीं होता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। कानून जो है प्रैक्टिकल इम्तिहान का गालिबन यही है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई देखने वाला है और ना तो कोई पूछने वाला है। दूसरा लोड शेडिंग ने जो है तलबा का जो हाल है वो बेहाल कर रखा है। गर्मी की हालत में, रोज़े की हालत में, तब्दील में बच्चे जो है प्रैक्टिकल के इम्तिहान जो है अंधेरे में देने में मजबूर हैं, जिस पर असातिज़ा जो है वो भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 10 बजे से लोड शेडिंग होती है और 2 बजे तक जो है 1:30 बजे तक लोड शेडिंग जो है हो रही होती है। तो असातिज़ा का ये कहना है कि कम से कम स्कूल और कॉलेज के औकातकार में जो है लोड शेडिंग नहीं की जाए, और बिल्कुल जो प्रैक्टिकल क्योंकि इस वक्त सानवी तालीमी बोर्ड कराची के जाने से जो है प्रैक्टिकल का जो सीजन है वो चल रहा है मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों में, तो वहाँ पर ऐसी सूरत हाल जो है काफ़ी तशवीशनाक है। ताहम ये एक वीडियो जो है सिटी 21 ने हासिल की है, जहाँ पर बच्चे जो है प्रैक्टिकल के इम्तिहान लैब के बजाय क्लासरूम में गर्मी में अंधेरे में देने पर मजबूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहिदा। वज़ीर आला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला बोले, डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, ये सिंध के तलबा और तालिबात के लिए बहुत बड़ा ऐलान है सिंध हुकूमत का कि 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का आज वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है। ये एक मुआहिदा हुआ है सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान। मुआहिदे की तकरीब हुई है वज़ीर आला हाउस में, जिससे वज़ीर आला सिंध ने खिताब किया। वज़ीर आला सिंध से मुराद शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट्स के स्कॉलरशिप का इफ्तिताह भी कर दिया है और गूगल करियर सर्टिफिकेट की तकरीब से खिताब भी किया है। इनका ये कहना था कि 30 जामियात के तलबा के लिए 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट्स का स्कॉलरशिप का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। ये स्कॉलरशिप हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हैं। इनका ये कहना है कि गुज़िश्ता साल हमने 10 सरकारी जामियात के लिए 1500 मुस्तहिक़ तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की थी, लेकिन इस साल इन सरकारी स्कॉलरशिपों का इजाफा किया गया। 30 जामियात के 30,000 तलबा को इस बार स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी और तलबा को जदीद तालीम के मौक़े फराहम करते हुए गूगल करियर सर्टिफिकेट सिंध 2025 का आगाज़ कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कासिमाबाद सिंधी होटल पर वाक़े स्कूल और कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी खदशात। एक ही मकाम पर मौजूद 5 तालीमी इदारों में सिक्योरिटी न होने के बराबर।
गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज, सिंध टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 के असातिज़ा का इलाके में सिक्योरिटी से मुत्तल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासिमाबाद सिंडी होटल के मुकाम पर, और अगर इस मुकाम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मुकाम जो है कासिमाबाद का एजुकेशन हब जो है वो कहलाता है। इस एक ही मुकाम पर सरकारी कॉलेज भी मौजूद है, टीएमसी का स्कूल भी मौजूद है, टेक्निकल का इदारा भी मौजूद है और हायर सेकेंडरी स्कूल भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ के जो जितनी भी ये तालीमी इदारों के जो नुमाइंदगान हैं उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से यहाँ पर जो है खदशा है, और इनका ये कहना है कि इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। नशे के आदी अफराद का ये मुकाम जो है वो गढ़ बन जाता है, जबकि ये जो एजुकेशन हब है इसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो गुज़िश्ता कई सालों से जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। नशे के आदी अफराद जो है उस गेट को उखाड़ कर जो है ले गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ नामालूम अफराद जो हैं बच्चों से छीना झपटी करने के लिए, असातिज़ा से जो है मोबाइल स्नैचिंग करने के लिए यहाँ पर सरगर्म रहते हैं। मेरे कैमरामैन अगर शाजिब रजा अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सके कि ना कि सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न बल्कि यहाँ पर कचरे का जो एक अनबार है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। इलाका मकीन रात में यहाँ पर आते हैं और कचरे के जो अंबार हैं यहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं। तालीमी इदारों के कुछ नुमाइंदगान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे इनकी ज़बानी जान लेते हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से? जी, मैं प्रिंसिपल हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कासिमाबाद लियाकताबाद, और जो हमारे कुछ इश्यूज़ हैं ये सफाई का तो आपने जैसे जिक्र किया ही है, इसके साथ साथ ये है कि लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू है, और मॉर्निंग टाइम में जिस वक्त ट्रेनिंग हो रही होती है उसी वक्त जो है वो लाइट जाती है। इवन के 2.5 यानी 2.5 घंटे तक जो है वो मॉर्निंग में लोड शेडिंग होती है। मॉर्निंग में इक़दाम करने चाहिए। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है पानी की मोटर स्कूल की चुरा के लेके नशे के आदी अफराद लेकर चले जाते हैं, फर्नीचर जो है वो चुरा के ले जाते हैं। सिक्योरिटी का बहुत संगीन मसला है कि यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग जैसे वाक़यात जो हैं वो रूनमा होते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइकें, जो चोरी नुमा जो बाइकें हैं वो भी यहाँ पर आके जो है वो डम कर दी जाती हैं गालिबन, या जो चुरा के बाइकें यहाँ पर लेकर आई जाती हैं उनका सामान यहाँ पर निकाला जाता है, क्योंकि शादी भी नहीं होता है। और इस वजह से ये एक गोल्डन हब जो है एजुकेशन हब के हटकर यहाँ पर जो है इस गैर कानूनी काम के हवाले से ये जो हब है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ताहम ये जितने भी तालीमी इदारों के जो नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं इन्होंने तशवीश का इजहार किया और ये मुतालबा किया हुकाम आला से कि इस इलाके को सिक्योरिटी जो है वो, इस अहाते को सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए। पुलिस की पेट्रोलिंग जो है यहाँ पर मामूल जो है उसका बनाया जाए, ताकि बच्चों को और असातिज़ा कराम को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके वो दूर हो सके। जी ठीक, शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि चीनी की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गया। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत एक हफ्ते से 163 रुपये किलो पर बराजमान है। होलसेल के दुकानदार कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद चीनी सस्ती हुई, ईद से कबल चीनी मजीद सस्ती हो सकती है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे काविश मेहमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, चीनी की कीमतें कंट्रोल होना शुरू हुई हैं। होलसेल मार्केट में पिछले एक हफ्ते से चीनी की कीमत 163 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। क्या मामला है, मेरे साथ ताजिर ज़ुहैब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ज़ुहैब, बताइएगा आखिरी अशरे में चीनी के सस्ती होने का इम्कान है? सस्ती होने का तो इम्कान है, लेकिन 163 रुपये है इस टाइम पे चीनी होलसेल के अंदर। तो रिटेल तो आप ये समझ लो 170-175 ही बिकेगी, इससे कम तो हो ही नहीं सकता है बिके। हाँ, अगर अगला ये जो 1-2 दिन के अंदर चीनी 150-148 से पहुंच जाती है तो 160-165 रुपये फिर बिकेगी रिटेल में। बाकी कमिश्नर ने जो बोला है 164 रुपये बिकेगी, तो किसी सूरत ये चीनी 164 रुपये बिक ही नहीं सकती है। आखिरी अशरा भी गया, कंट्रोल भी की, क्या कंट्रोल, 168 रुपये थी 163 रुपये हुई, तीर तो नहीं मार दिया ना। 132 रुपये थी चीनी, तो 128 रुपये थी चीनी, 122 रुपये थी चीनी, रमज़ान से पहले की बात है। अब रमज़ान के अंदर ही तुमने 163 रुपये, 5 रुपये कम क्या फ़ायदा है, 5 रुपये कम। यूएई से तुम चीनी मंगा रहे हो ना, उसके पास ना गन्ना है ना उसके पास गंडेरी है,
उससे तुम चीनी वापसी मंगवा रहे हो। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो की कमी हुई है, जबकि रिटेल की सतह पर जो चीनी 180 रुपये पहुँच चुकी थी वो अब 170 से 175 रुपये आ गई है, क्योंकि जो होलसेल है वहाँ पर 163 रुपये फ़ी किलो पर चीनी इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स से 1,18,000 पॉइंट्स की सतह गवा बैठा। वजूहात क्या हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज बिल्कुल कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का जायज़ा लें तो स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का आगाज़ तो मुस्बित हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। मेरे साथ मौजूद हैं शरियार भट्ट जो कि माहिर स्टॉक मार्केट है। वसीम, आपसे हमने बात की थी फ्राइडे को, तो हम यही कहते हैं कि मार्केट जब भी एक नया रिकॉर्ड हाई करता है तो उसके बाद मार्केट के अंदर ये इम्कानात मौजूद रहते हैं कि मार्केट में साइकोलॉजिकली सेलिंग है। यही कुछ आज हमने देखा कि मार्केट गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुई, लेकिन जल्द ही मार्केट में प्रॉफिटिंग आ गई। मार्केट में प्रॉफिटिंग आने के बाद हमने सतह को नीचे आते हुए देखा। इसकी बुनियादी तौर पे दो वजह आते हैं, एक तो प्रॉफिटिंग हमने जिक्र की, फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि रोल ओवर वीक है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। जो फ्यूचर की पोजीशन है वो 35 अरब से ज़ायद की पोजीशन है। अगर हम इसमें MTS भी शामिल कर लेते हैं तो ये अराउंड 60 बिलियन से ज़ायद की पोजीशन होती है। दूसरी तरफ IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए हैं, SLA डिले हो गया। जो SLA डिले होता रहेगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। साथ ही IMF की जो एक कंडीशन है रियल इस्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट पहले ही क्लेम कर रही थी कि कोई टैक्स रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन IMF की तरफ से वो डिनाइल आया, जिसके बाद सरमायाकारों ने अपने शेयर बेचने को तरजीह दी है। जी बिल्कुल, ये हमारे स्टॉक मार्केट, इनका बताना है कि ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का अमल देखने में आ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ रोल ओवर वीक का भी हम दबाव देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में। जो IMF मुज़ाकरात में रियल इस्टेट सेक्टर पे जो 2% टैक्स में रिलीफ मिलने की बातें की जा रही थी, IMF ने उस रिलीफ को जो है वो यानी कि उसके हवाले से कहना है कि वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो ये वजह है कि स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि तमाम खबरों की वजह से आज जो है वो मंदी का रुझान रहा है। जमात इस्लामी ने हर यूसी और टाउन को माहाना फंड जारी करने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी मोहम्मद जफर कहते हैं कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, हर यूसी और टाउन को माहाना बुनियादों पर फंड्स जारी किए जाएं। हुकूमत डंपर से जाँ बहक होने वालों के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए दे। बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से जो मोहम्मद जफर के साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र ख़ान के हमरा। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि शहर में इस वक्त जो बाज़ार हैं उसमें मनमानी कीमतें पर जो है वो शहरियों को अशिया ख़ुरोनोश और दीगर चीज़ें बेची जा रही हैं। इसके अलावा शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हाल है। तो जमात इस्लामी इस सारे मामले पर क्या कहती है और इसका क्या हल पेश करती है, हम अमीर जमात इस्लामी कराची से गुफ्तगू करेंगे। मुन्नम भाई, क्या कहेंगे सारे मामले के ऊपर, क्या हल आपको नज़र आ रहा है और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। महंगाई को, कीमतों को पर लग गए हैं, लेकिन कहीं हमें असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर नजर नहीं आते कि जो अपने ही दिए गए वो जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद करवा सकें। लिहाजा लोग महंगी चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं और गरीब आदमी का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। मिडिल क्लास आदमी भी तकरीबन फारिग हो चुका है कि उनकी कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। ऐसे के अंदर तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि इस जो रेट लिस्ट आपने जारी की थी कम से कम उन रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराएं, लोगों को महंगाई के इस तूफ़ान से जो है वो निजात दें। बिलखुसूस आखिरी अशरे के अंदर कि जब बाज़ारों में लोगों का रश है, ख़रीदारों का रश है, और इन चीज़ों का तदारुक बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, जगह जगह गटर बह रहे हैं, सीवरेज का पानी बह रहा है, इसी तरह निकासी आब का मसला है। इन सारी चीज़ों के हवाले से जमात इस्लामी ये कहना चाहती है कि आप यूनियन काउंसिल को, आप टाउन्स को बाइख्तियार करें। 18वीं तरमीम के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इख्तियारात निजी सतह पर डिवॉल्व करते, आपने वो काम नहीं किया। हम आज भी ये बात कहते हैं कि यूनियन काउंसिल के फ़ंड के अंदर इजाफा किया जाए, इनको 25 लाख रुपए यौमिया माहाना दिए जाएँ। इसी तरह जो टाउन्स हैं, टाउन्स को तरक्याती कामों के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि ये टाउन्स कुछ ना कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। ये थे मुन्नम ज़फ़र ख़ान जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था जो डंपर्स से हलाक हुए हैं उनको जो है वो फ़ीकस 1 करोड़ रुपए दिया जाए। उसके अलावा जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती कमेटियाँ हैं वो अब शहर भर के अंदर जो है वो चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को बेहतर बनाएं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए टाउन्स, यूसीज़ को फंड्स जो है वो जारी किए जाए ताकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके। जी, कराची में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने का मामला, महकमे सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। अब्बासी शहीद अस्पताल के माहिर अमराज जल्द ने भी
जल्दी अमराज में मुब्तला मरीजों और बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को एहतियात अपनाने की हिदायत की है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे इब्राहिम रिंज से। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में पहला मंकी पॉक्स का केस सामने आ चुका है, जो कि मलीर का रिहायशी है। 29 साल शख्स है जिसको जिन्ना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करा दिया गया है और उसकी अहलिया की जो हिस्ट्री है वो ट्रैवल हिस्ट्री है, जिसको जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर उसका मजीद मायना भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने बॉर्डर हेल्थ सर्विस के डायरेक्टरों को भी ख़त लिख दिया और जबकि इसके अलावा स्क्रीनिंग का अमल भी तेज़ कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासी शहीद अस्पताल के शोबा इमराज जल्द में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिल्जा अली साहिबा। इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे भी कोई जल्दी इमराज के में मुब्तला होकर आने वाले मरीज़ यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उनमें कोई ऐसी केस की आया तो नहीं या कोई ऐसी अलामत तो नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ पे वैसे जल्दी अमराज के सैकड़ों मरीज़ हर दिन के हिसाब से हमारे यहाँ आ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं आया है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताती चलूँ कि मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसकी अलामत बिल्कुल इसी तरह से ज़ाहिर होती हैं जैसे कि चिकन पॉक्स वायरस की ज़ाहिर होती हैं। जो है दाने आते हैं जिस्म पे, बुखार आता है, गला ख़राब महसूस होता है और जिस्म में दर्द होता है। तो इस तरह की कोई चिकन पॉक्स के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों में, बड़ों में। लेकिन अगर इस तरह की आपको कोई भी अलामत महसूस होती हैं तो फौरी तौर पर अपने आप को घर वालों से दूर करें, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। जल्दी अमराज ये होता है कि एक तो फैलते बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से काफ़ी लोग होते हैं जो समझते हैं कि चलो दाने आए हैं बैठ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो तब आते हैं हमारे पास जब उनकी बीमारी या तो ख़राब हो चुकी होती है या उनके घर में और बहुत फैल चुकी होती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है इग्नोर ना करें, क्योंकि ये अभी तो एक केस रिपोर्ट हुआ है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये और केस भी रिपोर्ट होना शुरू हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिल्जा अली थी जिन्होंने हमें तफसीली बताया कि चिकन पॉक्स के अभी तक अब्बासी शहीद अस्पताल में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता चिकन पॉक्स की कोई मजीद कोई केसेस आते हैं या कोई इस तरह की अलामत के साथ आते हैं तो अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया और डॉक्टर भी अलर्ट हैं और ऐसे मरीजों को इलाज करने के लिए तमाम तर सहूलियत फराहम करने के लिए भी आइसोलेशन वार्ड कायम किया जा रहा है। जी। मार्शल आर्ट के बानी अशरफ ताई को निजी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अशरफ ताई की अहलिया समीना शाह कहती हैं, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, अस्पताल का बिल 3 लाख से जायद होने पर डिस्चार्ज करना पड़ा। बात करेंगे मोहम्मद हम्माद से, बताइएगा। जी, मार्शल आर्ट के बानी अशरफ ताई को 2 रोज़ कबल तबीयत बिगड़ने की वजह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन अब जो है वो अस्पताल का बिल ज़्यादा चढ़ने की वजह से जो है इनको दोबारा अपने घर ले आया गया और मैं इस वक्त इनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। इनकी अहलिया समीना शाह हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि इनको अब दोबारा घर ले आया गया है, कितना बिल जो है वो चढ़ गया था? 2 दिन पहले भी आपने बताया था कि बिल ज़्यादा होने की वजह से हम इनको दोबारा घर लेकर जाना पड़ रहा है मैं मजबूरी में। तो अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कैसी तबीयत है इनकी और किसी ने आपसे कोई रब्ता किया अब तक? देखिए, 2 दिन पहले ताइफर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम यहाँ करीब के हॉस्पिटल में ले गए फातिमिया में, तो बिल्कुल ऐसी हालत थी ताइफर की, 500 से ऊपर का शुगर था उनका और ब्लड प्रेशर भी हाई था। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब इनका जो है इनको दाखिल करना पड़ेगा, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें पता है कि ये छोटी अस्पताल है, खुदा ना खास्ता कुछ ज़्यादा हो जाए तो इनके भाइयों से हमने रब्ता किया। इनके कज़न है यहाँ पर एक वहाब और इनके भाई जो हैं वो अमेरिका में होते हैं, तो उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मतलब आप कार्डियो में ले जाओ। मैंने कहा कार्डियो में क्या पता क्या हो रहा है, तो हम इनको आगा खान या लियाकत ले जाना चाह रहे हैं। तो बोला ठीक है जी कि आप ले जाओ। मैंने बोला पैसे हमारे पास इतने नहीं हैं, तो बोला मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। फिर हम इन्हें लेके वहाँ चले और ताइफर की हालत इतनी ख़राब थी कि आगा खान वालों ने भी ये कहा कि हमें इन्हें वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मतलब थोड़ा सा सहल हुआ, बेहतर हुआ। ताइफर बिल्कुल मतलब एक कोमा में जा रहे थे, मतलब बार बार सो रहे बेहोश हो रहे हैं इस तरह से। तो फिर उन्होंने कहा कि इन्हें 2 दिन रखना पड़ेगा, फ़िलहाल हम इन्हें वेंटिलेटर पे नहीं ले जाते। फिर उन्होंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया ताइफर का और बताया कि इनके सीने पे पानी भरा हुआ है और जो कि मुझे आज उनके स्टूडेंट ने बताया कि बहुत ख़तरनाक है ये आगे के लिए भी। तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीज़ था, पानी सीने पे आ गया इस तरह से। और फिर जब हमने बिल, उन्होंने बताया कि मेरा ख्याल है 2 दिन का 3,20,000 रुपये है। हालांकि उनकी हालत अभी आपने फुटेज ली होगी, नहीं है उनकी हालत सही। और बस फिर यही परेशानी है और जिसकी वजह से हम मतलब गवर्नर से भी बार बार अपील कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे चुके गवर्नर साहब, कोई इस पर रद्द अमल नहीं कर रहे।
देखिए बिल्कुल आपने सुना जो है ताई अशरफ ताई जो कि मार्शल आर्ट के बानी हैं, उनकी तबीयत जो है अभी भी ख़राब है, लेकिन जो है निजी अस्पताल इनको शिफ्ट किया गया था 2 रोज़ कबल। बिल ज़्यादा होने की वजह से दोबारा इनकी जो एहलिया है वो अपने साथ घर लेकर आ गई, लेकिन इनकी हालत ऐसी है कि इनको अस्पताल में मज़ीद जो है वो ये कहती हैं कि एडमिट रखना पड़ेगा, लेकिन जो है जो बिल था वो बहुत ज़्यादा चढ़ा था, जिसकी वजह से मजबूरी को देखते हुए जो है उनको दोबारा घर लेकर। इनका ये कहना है कि गवर्नर सिंध को काफ़ी दफ़ा एप्लीकेशनें भी दी हैं और इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत इनकी जो है वो मदद करे। इस वक्त अशरफ ताई को जो है अस्पताल में रखने की ज़रूरत है।